सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, हमारा एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे। वो रहेगा हमारा WICS मॉडल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, इसमें हमारे 3 कंपोनेंट रहेंगे इसके, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत। फिर सेकंड देखेंगे अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, और थर्ड आपका आ जाएगा लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का सेशन और थोड़ा देखेंगे कि इसका शुरुआत कैसे हुआ था WICS मॉडल का। ठीक है, कौन पॉइंटर थे इसके जिन्होंने इसको दिया, या इनकी कंट्रीब्यूशन रही है इस फील्ड के अंदर या इस मॉडल के प्रति। सो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, जो भी BEd के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। WICS मॉडल हो गया, ट्रेड बेस्ड मॉडल हो गया, जो कि मैंने डिस्कस करा है आपसे। ठीक है, तो ये दोनों आप अच्छे से कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा सा आप लिख देना, हिस्ट्री लिख देना अगर लिखना चाहते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दो ऊपर, हेडिंग इंट्रोडक्शन डाल के। ठीक है, उसके नीचे लिख दो कि हुआ क्या था और कैसे ये जो है वो WICS मॉडल जो है वो इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो WICS मॉडल जो है लीडरशिप का, ठीक है, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, इंटेलिजेंस का, जो कि डेवलप किया गया था किसके द्वारा, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आप मिस कर देते हो, तो ये थोड़ा सा लिखना है आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। अब देखो क्या हुआ, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग जो थे ना, इन्हें एक थ्योरी डेवलप करी थी जिसको कहते हैं स्टर्नबर्ग सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, सिद्धांत बोल सकते हो आपकी, एक सिद्धांत डेवलप कर रहा था इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का। तो उसी में ये कंसेप्ट जो है वो हमारा डेवलप हुआ उसके बाद। ठीक है, अब देखो स्टर्नबर्ग जो थ्योरी थी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि जिसको कहते हैं आप, बुद्धिमत्ता। ठीक है, उसकी जो थ्योरी है, ठीक है, किसकी, स्टर्नबर्ग की। इसमें बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि हर एक इंसान जो होता है ना, एक पर्सन जो भी व्यक्ति होता है, वो 3 टाइप की इंटेलिजेंस पोजेस करता है। ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है और एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, ये आपको लिखना है थोड़ा सा, इसी के आधार पर देखना आगे जाके हमारा WICS मॉडल जो है वो इवॉल्व होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, देखो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जो भी आपकी नॉलेज है ना, उसका क्या यूज़ करना। ठीक है, रियल वर्ल्ड, ठीक है, सिचुएशन में उसका यूज़ करना। ठीक है, यानी इसको आप बोल सकते हो उपयोग करना। ठीक है, क्रिएटिव मतलब रचना। ठीक है, एंड एनालिटिकल मतलब विश्लेषण करना। ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, तो ये 3 टाइप की इंटेलिजेंस जो है इन्होंने बताई अपनी थ्योरी के अंदर। उसके बाद सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर इन्होंने और भी बोला कि कुछ मेमोरी स्किल्स होती हैं, एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, क्रिएटिव स्किल्स होती हैं और प्रैक्टिकल स्किल्स जो एक इंडिविजुअल पोजेस करता है। अब मेमोरी स्किल्स वही आ गया। ठीक है, याद करना, जैसे टू रिकॉल करना। ठीक है, रिटेन करके रखना यानी उसको धारण करके रखना। ठीक है, किसको, नॉलेज को, फैक्ट को और इन्फॉर्मेशन को, ये आपके पास स्किल्स होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग जो हमारी सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी थी। सेकंड इन्होंने बोला एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। एनालिटिकल्स क्या होता है, एनालिसिस करना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, टू डिटरमाइन इफ इट इज़ गुड आर नॉट। ठीक है, मतलब उसका विश्लेषण करना। ठीक है, उसको समझना कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, क्रिएटिव स्किल क्या होता है, क्रिएट करना है ना, कि इनेबल अ पर्सन टू क्रिएट न्यू आइडियाज, सॉल्यूशंस, आंसर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चन। तो इसमें ये आ गया कि कुछ ना क्रिएटिव स्किल्स भी होती हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, नए आइडियाज़ या सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हो या आंसर्स फाइंड आउट करते हो प्रॉब्लम्स के या क्वेश्चंस के। फिर प्रैक्टिकल स्किल्स क्या आ जाएगा, वही आ गया इनेबल अ पर्सन टू अप्लाई व्हाट वन हैज़ लर्नड इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, उसने क्या सीखा, उसको अप्लाई करना रियल लाइफ सिचुएशंस में। ठीक है, तो ये यहाँ तक होगा, फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हो। तो क्या ये 4 स्किल्स बोली थी इन्होंने। ठीक है, इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर। अब देखो इसी में से क्या होगा फिर आगे जाके WICS मॉडल हमारा देखने को मिलेगा। तो वही WICS मॉडल का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं को जाता है कि इन्होंने इसको दिया था। ठीक है, WICS की फुल फॉर्म आप सबको पता है कि विजडम, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड सिंथेसाइज्ड। देखो सिंथेसाइज्ड यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, इतना याद रखना है आपने। देखो इनका कहने का मतलब है कि ये तीनों के तीनों जो है आपको इंटीग्रेटेड तरीके से डेवलप करना बहुत ज़रूरी होते हैं। विजडम, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, इन सब का सिंथेसाइज करना। ठीक है, इसी के आधार पर इन्होंने WICS मॉडल हमारा निकल के आया। ठीक है, अब देखो WICS की फुल फॉर्म ऐसे करके लिख देना आप। ठीक है, विजडम और इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको गूगल करना है। ठीक है, और थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो विजडम क्या होता है, विजडम होता है, देखो इसका बेसिकली पहले तो हम इंटेलिजेंस समझते हैं। देखो इंटेलिजेंस होती है किसी भी पर्सन की एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, दोनों का मतलब बुद्धि होता है। ठीक है, बुद्धिमत्ता, ये बुद्धि होता है, ये बुद्धिमत्ता होता है। ठीक है, इसको बुद्धि कहते हैं आप। इसमें क्या होता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है कि नॉलेज को एक्वायर करना और उसको अप्लाई करना, सिंपल यहाँ तक, वो हमारा इंटेलिजेंस आ जाएगा। अब विजडम में क्या आता है, आपका नॉलेज भी आता है। ठीक है, इसमें एक्वायरिंग का नहीं आता, जैसे हमारा इंटेलिजेंस में क्या आता है, एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज।
वो हमारा इंटेलिजेंस हो जाएगा। कि आपकी योग्यता, आपकी क्षमता नॉलेज को एक्वायर करने की, ठीक है, नॉलेज को अप्लाई करने की, वो हमारी इंटेलिजेंस कहलाती है। और विजडम जो है ना, इसमें आपकी नॉलेज भी आएगी, आपके एक्सपीरियंसेस भी आएंगे, साथ में आप क्या करते हो, इस नॉलेज और एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके आप क्या करते हो, रैशनल डिसीजंस लेते हो, ठीक है। ये याद रखना है आपको, क्या लेते हो आप, रैशनल या सेंसिबल डिसीजंस लेते हो, ठीक है, जजमेंट्स देते हो, ठीक है, अबाउट कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, विजडम। ये याद रखना आप लोगों ने। क्रिएटिविटी तो आपको पता ही है, रचना और सिंथेसाइज्ड मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना। अब WICS मॉडल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो WICS मॉडल हमें विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन मैनेजमेंट देखना है, तो हम उसी के संदर्भ में बात करेंगे यहाँ पे। सो WICS मॉडल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो डेवलप किया गया था रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के द्वारा, ठीक है। दैट इंटीग्रेट्स यानी एकीकृत करते हैं तीन चीज़ों को, ये तीन चीज़ों को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विजडम, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, सिंथेसाइज्ड, ठीक है, टू एनहांस एजुकेशनल लीडरशिप। तो इनका कहने का मतलब यही था कि अगर आपको एक अफेक्टिव लीडर बनना है ना, तो आपके अंदर ये तीनों चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। इनकी सिंथेसाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन लेना है अगर कोई, टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड अचीविंग ओवरऑल एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के अगर अचीव करने हैं, तो ये चीज़ों का इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप देखेंगे इसका कैसे क्या होगा, ठीक है। WICS मॉडल की अगर हम बात करें तो एजुकेशन लीडरशिप फोकसेस दैट एन अफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्स अ सिंथेसिस ऑफ, मतलब वही बताया मैंने कि अगर आपको एक प्रभावी लीडर बनना है तो ये चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या, विजडम, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ठीक है। पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आप नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का यूज़ करके रैशनल सेंसिबल डिसीजंस लेने की क्षमता, इंटेलिजेंस मतलब नॉलेज को एक्वायर करने की, क्रिएटिविटी मतलब रचना, ठीक है, नए नए तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आना। WICS मॉडल जो है वो सजेस्ट करता है दैट अफेक्टिव एजुकेशन मैनेजमेंट रिक्वायर अ बैलेंस ऑफ 3 की कंपोनेंट, और 3 की कंपोनेंट यही वाले कि इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। किस लिए, अगर आपको अफेक्टिव एजुकेशन मैनेजमेंट करना है, ठीक है। विजडम क्या होगा, अभी बताया मैंने, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, यानी जो भी आपके अनुभव है, आपके जो ज्ञान है, ठीक है, उसका अप्लाई करने की जो योग्यता है फॉर द कॉमन गुड, मतलब सबका भला हो जिसमें, या एथिकल और सोशली रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने में, कहाँ पे, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विजडम। एबिलिटी टू मेक साउंड जजमेंट्स, ये भी मैंने आपको बताया, डिसीजंस लेना, निर्णय लेना, ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ सिचुएशन, यस, कि सिचुएशन की कम्प्लेक्सिटी को समझते हुए, ठीक है, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है, क्या इसका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बेनिफिट या कंसिक्वेंसेस, यानी कुछ बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, साउंड जजमेंट और डिसीजन लेने की जो क्षमता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विजडम। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, और तीनों का बैलेंस तरीके से होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक अफेक्टिव लीडर बनना है या आपको एक अफेक्टिव तरीके से एजुकेशन मैनेजमेंट करना है। फिर आपका इंटेलिजेंस आ जाएगा, इंटेलिजेंस वही आ गया, बुद्धि, ठीक है। तो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, संज्ञानात्मक क्षमता होती है, जिसमें एनालाइज करने की, इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन करने की, इवैल्यूएट वही आ गया, कोई चीज़ देखना कि मैंने कोई डिसीजन लिया था, ठीक है, वो डिसीजन जो है वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है, उसका क्या आउटकम आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, ठीक है, तो वो उसको वैल्यूएट करना, ठीक है। अप्लाई नॉलेज इफेक्टिवली इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, ये वही आ गया आपका कि नॉलेज का अप्लाई करना, नॉलेज को एक्वायर करना एजुकेशन सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। इंटेलिजेंस 3 टाइप की, जैसे ऊपर भी बात करी थी, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, ठीक है। अब एनालिटिकल वही विश्लेषण करना, ठीक है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया। क्रिएटिव वही आ गया कि थिंकिंग इनोवेटिवली, ठीक है, मतलब नए नए तरीके से सोचना, अडाप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस, और नई नई सिचुएशंस को अडाप्ट करना। तो अडाप्ट कब करोगे, जब आपके पास क्षमताएं होंगी, नए इन्वायरमेंट, नई सिचुएशन तभी फेस कर पाओगे जब आपके पास कैपेबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल्स आ जाएंगी, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, कि जो भी आपकी नॉलेज है उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अप्लाई करना। फिर आपका आ जाएगा क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो एबिलिटी टू थिंक इनोवेटिवली वही आ गया, ठीक है, एंड डीपली डेवलप न्यू टीचिंग मेथड, पॉलिसीज एंड सॉल्यूशंस टू एजुकेशनल चैलेंजेस। तो वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगा, क्रिएटिविटी, है ना, नए नए तरीके से आइडिया, नई नई पॉलिसीज लेके आना है, नए नए सोल्यूशंस लेके आना है, ठीक है, टू एजुकेशनल चैलेंजेस जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया, सोल्यूशंस, अप्रोचेस एंड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, मतलब बॉक्स से बाहर सोचना, ठीक है, यूनिक तरीके से सोचना, तो वो आपका क्रिएटिविटी आ जाएगा। फिर आपका आता है सिंथेसाइज्ड, ठीक है, तो ये वही है सिंथेसाइज, मतलब तीनों जो ऊपर कंपोनेंट पढ़े हमने, ठीक है, इनका इंटीग्रेट तरीके से, यानी एकदम प्रॉपर बैलेंस तरीके से यूज़ करके
जो भी आपको एजुकेशन मैनेजमेंट करना है, कहीं पे भी अगर आप इस चीज़ का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस में कर रहे हो, तो वही आगे कि दी मॉडल एम्फेसाइज यानी बढ़ावा देता है दैट दीज 3 क्वालिटीज मस्ट बी इंटीग्रेटेड एंड यूज्ड इफेक्टिवली रैदर देन बी, मतलब इंटीग्रेटेड तरीके से, मतलब एक साथ उपयोग करना है इनका, विजडम, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, रैदर देन बीइंग कंसिडर्ड इन आइसोलेशन, मतलब अलग अलग से नहीं मानना है आपको, इनको इंटीग्रेटेड तरीके से यूज़ करके आपको क्या करना है, जो भी आप एजुकेशन की बात कर रहे हो वहाँ पे आपको, अगर मैनेजमेंट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे मैनेजमेंट करने में उपयोग करना है। द इंटीग्रेशन ऑफ विजडम, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी टू मेक वेल राउंडेड अफेक्टिव डिसीजंस इन एजुकेशन, लीडरशिप एंड क्लासरूम मैनेजमेंट में एकदम अफेक्टिव डिसीजंस लेना, निर्णय लेना, जजमेंट्स पास करना, जो कि कहीं ना कहीं बेनिफिशियल या उसका अफेक्ट जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिले, ठीक है, पर इंटीग्रेटेड तरीके से उपयोग करना, ठीक है। उसके बाद WIC की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा तीनों चीज़ों का, ठीक है, इसमें हमारा विजडम आ जाएगा, इंटेलिजेंस आ जाएगा और क्रिएटिविटी। फिर आपका क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज्ड एंड देन इंश्योर करना दैट डिसीजंस इन एजुकेशन, कि जो भी आप निर्णय ले रहे हो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एथिकल होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, एविडेंस बेस्ड होने चाहिए, ठीक है, एंड इनोवेटिव, कि नई नई टेक्निक्स, नई नई पॉलिसीज कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, थोड़ा सा बेसिक है कि WICS मॉडल क्या है। तो इसमें बेसिकली 4 चीज़ों की बात करी है कि ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, एक अफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़ या लीडर बनना है आपको, ठीक है, और साथ में हमने देखा कि आप इनका इंटीग्रेटेड तरीके से उपयोग करोगे जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, कहाँ पे, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, या जो भी आप एजुकेशन मैनेजमेंट करते हो, रिसोर्स का मैनेजमेंट कर रहे हो, चाहे पर्सन का मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये 3 की कंपोनेंट्स, ठीक है, इनका सिंथेसाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रिंसिपल्स की बात करें, सिद्धांत क्या क्या है WICS मॉडल के, तो WICS मॉडल इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ विजडम, वही आ गया, I से इंटेलिजेंस आ गया, और C से क्रिएटिविटी, सिंथेसाइज टू डेवलप अफेक्टिव लीडरशिप अगर आपको डेवलप करना है, एंड डिसीजन मेकिंग आपकी एकदम अफेक्टिव हो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दिस मॉडल प्रमोट्स होलिस्टिक एजुकेशनल मैनेजमेंट, होलिस्टिक मतलब सर्वांगीण शैक्षणिक मैनेजमेंट को प्रमोट करता है ये, बाय बैलेंसिंग दीज 3 कंपोनेंट, और इन तीनों कंपोनेंट को बैलेंस करके, ठीक है। की प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, देखो विजडम बेस्ड डिसीजन मेकिंग, विजडम वही आ गया, नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस, उसका यूज करके आप डिसीजन लोगे, ठीक है। इनकरेजेस एथिकल, ये प्रिंसिपल कहते हैं कि आपको बढ़ावा देना है एथिकल और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग को, कहाँ पे, एजुकेशन में। फोकसेस करता है ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी, मतलब जो भी आप डिसीजन लोगे वो ऐसा होना चाहिए उसका कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखने को मिले, और बेनिफिट किसका होगा, बच्चों का, इंस्टीट्यूशन का और सोसाइटी का। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करते हैं कि नैतिकता, ठीक है, कि जो भी लीडर है, ठीक है, उसको जो भी डिसीजन लेने हैं वो एथिकल होने चाहिए, ठीक है, मॉरलिटी वही राइट एंड रॉन्ग ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सही क्या है गलत क्या है, एंड सोशल वेलफेयर इन एजुकेशन पॉलिसीज, और ये ध्यान रखना है कि सबका भला होना चाहिए, चाहे वो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, चाहे वो आपकी नॉर्मल कुछ भी है, ठीक है, अपर क्लास है, इलाइट क्लास है, ठीक है। फिर आता है इंटेलिजेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वहाँ पे आप किसका उपयोग करोगे, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब वही है कि अपनी नॉलेज, ठीक है, उसको एक्वायर करना है, देन अप्लाई। और ये सिद्धांत कहता है कि इनकॉर्पोरेट एनालिटिकल इंटेलिजेंस को यूज़ करो, ठीक है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच। यूटिलाइज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज़ करो, प्रैक्टिकल वही आ गया, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन रियल लाइफ एजुकेशन सेटिंग्स में। और इन्हांस करता है ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस वही आ गया, रचनात्मक यानी इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एजुकेशन, कि अगर जो भी आपको चैलेंज फील्ड एजुकेशन फील्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं उनको आपको एकदम क्रिएटिव तरीके से यानी इनोवेटिव तरीके से उनके सॉल्यूशंस लेके आना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिद्धांत नंबर 2। थर्ड आ जाएगा आपका क्रिएटिविटी इन टीचिंग एंड लर्निंग, रचनात्मक, इनोवेटिव, ठीक है, वही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब भी आप शिक्षण कर रहे हो या अधिगम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, ठीक है। सो इनकरेजेस इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड जो भी आपके होंगे वो इनोवेटिव, उनको बढ़ावा देता है। इनोवेटिव भाई नए नए मेथड्स, नई नई टेक्निक्स एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, एज पर द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। एंड इंटरेक्टिव लर्निंग, उन चीज़ों को ये बढ़ावा देता है। इंटरेक्टिव लर्निंग क्या होती है, जहाँ पे दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं, कि बच्चे को भी फुल वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब बच्चा एक्सपीरियंस यानी अनुभव करके सीखे चीज़ों को, ठीक है, ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट करता है ये कि बच्चे को ऐसी आपका टीचिंग मेथड होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चे का भी फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और बच्चे को एक्सपीरियंस करने को मिले चीज़ें, ठीक है। बच्चा एक्सपीरियंस यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से बच्चा सीखे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वही आ गया कि बच्चे को कोई टॉपिक दे दो, प्रोजेक्ट दे दो, बच्चा उस पर खुद सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा। एड डिजिटल एजुकेशन को भी आपको यहाँ पे
देना है। प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी, या डिजिटल टूल्स का भी यूज़ करना है आपको, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, AI टूल हो गया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट टू अडॉप्ट टू डाइवर्स स्टूडेंट नीड। तो ये इस चीज़ को भी बढ़ावा देता है कि जो आपका करिकुलम है ना, यानी पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या जिसको कहते हैं पाठ्यक्रम, वो आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड नहीं होना चाहिए कि हाँ आपको यही पढ़ना है बस इसको रटो, ये नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कहीं चेंजेस की ज़रूरत है तो आप उसमें चेंजेस कर सको, ये याद रखना है, ठीक है, कि चेंजेस कर सको, ठीक है। तो उस चीज़ को भी बढ़ावा देता है कि आपका करिकुलम शुड भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि आप जो आपके विविधताएं हैं, अब देखो इन द क्लासरूम वहाँ पे एक जैसे बच्चे नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, डिफरेंट इंटेलिजेंसी होती है, ठीक है, कोई स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, तो उनके हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से आप उसमें चेंजेस ला सको। आपका करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो उस चीज़ को भी बढ़ावा देता है। फिर आपका रहेगा सिद्धांत नंबर 4, सिंथेसिस ऑफ WIC, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, विकसित करनी है, ठीक है, बच्चों के अंदर। तो इंश्योर दैट ऑल एजुकेशन डिसीजंस इंटीग्रेट्स, इन चीज़ों को इंटीग्रेट करो, वही एथिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इनोवेटिव पर्सपेक्टिव को। बैलेंस्ड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस टू एजुकेशन, कि जो भी अप्रोचेस हैं एजुकेशन की, यानी चाहे टीचिंग मेथड है, चाहे पॉलिसीज हैं, चाहे आपका करिकुलम है, आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है, ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है आपको। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सर्वांगीण विकास, जिसमें आपके ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द चाइल्ड जो होते हैं हमारे, चाहे वो फिजिकल कंपोनेंट है, चाहे वो कोग्निटिव है, चाहे वो हमारा इमोशनल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो मॉरल है, चाहे वो एथिकल है, इन सभी कंपोनेंट्स का आपको विकास करना है। तो उस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है आपको, ये सिद्धांत कहता है। और इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, क्रिटिकल या क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल क्या होता है, रचनात्मक तरीके से सोचना, ठीक है। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देना है कि आपको जब भी पढ़ाओगे आप, ठीक है, तो या जो भी टॉपिक है आप खुद नहीं बताओगे वहाँ पे, वो लेक्चर मेथड या टीचर सेंटर्ड अप्रोच का यूज़ कम करना है आपको ऐसे तरीके से बताना है कि बच्चा सोचने में मजबूर हो जाए, ठीक है, रचनात्मक तरीके से कि ये ऐसे क्यों होगा। और डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, उन चीज़ों को आपको बढ़ावा देना है। अडेप्टिव एजुकेशनल लीडरशिप, ये वही आ जाएगा कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि चेंजिंग नीड्स के हिसाब से कोलैबोरेटिव स्किल्स आ गया, ठीक है, कि सबको मौका दो। तो वही आ जाएगा कि इनकरेजेस लीडर्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू बी अडॉप्टेबल इन चेंजिंग एजुकेशन लैंडस्केप, कि जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से इनको भी आपको इनकरेज करना है कि अपने आप को चेंज करो और अडॉप्ट करो, ठीक है, चेंजिंग सिनेरियो को। प्रमोट कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि जब भी आपको डिसीजन ले रहे हो तो वहाँ पे कोलैबोरेटिव, जैसे हमने देखा ट्रेड बेस्ड अप्रोच में क्या होता था, वहाँ पे लीडर के ट्रेड्स जो होते थे, जो कि इनेट होते थे, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था कि वो बहुत ज़रूरी होते हैं डिसीजन लीडरशिप के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे कोलैबोरेटिव को इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको ये सिद्धांत कहता है कि कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। सारे के सारे स्टेक होल्डर जो होते हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, पॉलिसी मेकर हैं, उनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपको लेना है। फिर आपका आ जाएगा सपोर्ट द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़ावा देना है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स का, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज इनोवेशन इन एजुकेशनल पॉलिसीज़, की जो भी आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज आ रही हैं वो एकदम इनोवेटिव तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, ट्रेडिशनल वही घिसी-पिटी नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि अगर कहीं पे चेंजेस की नीड पड़ती है तो आप चेंजेस ला सको, रिजिड नहीं होनी चाहिए। दैट रिस्पॉन्ड टू सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वही आ गया कि जैसे जैसे समाज की और हमारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं उनको वो अलाइन कर सकें या उसके हिसाब से हो सके, तो आपकी पॉलिसीज भी वैसी होनी चाहिए। यानी समाज की नीड्स क्या हैं, हमारे बच्चों की नीड्स क्या है, उसके हिसाब से आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए। शुड बी फ्लेक्सिबल, सपोर्ट मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, ठीक है, एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है उस चीज़ को भी आपको सपोर्ट करना है, बढ़ावा देना है। अलाइंड विद NEP इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन इंडिया, ठीक है, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को ज़्यादा क्या करना है, आपको फोकस करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था ना कि आप अगर मेडिकल पढ़ रहे हो तो तुम सिर्फ जो बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ सकते थे, बट आजकल ऐसा नहीं है। NEP 2020 में सामने लिख रखा है कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो मैथ के साथ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अडेप्टेबिलिटी ऑफ WICS मॉडल टू इंडियन एजुकेशन सेटअप की अगर हम बात करें, इसका क्या अडेप्टेबिलिटी है। सो अलाइनमेंट विद NEP 2020, अभी बात करी हमने। NEP 2020 में सब सामने लिख रखा है कि आपको होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को जो है वो ज़्यादा बढ़ावा देना है, ठीक है। मैचिंग विद WICS प्रिंसिपल, तो अभी हमने पीछे देखा, ठीक है, उसके हिसाब से। और देन आपका जगह इनकरेजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दो, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग
तो इस चीज़ को आ रहा है, ये सारी चीज़ें NEP के अंदर लिख रखी हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है आपको, स्किल डेवलपमेंट ये भी आ गया, ठीक है। फोकस करना है आपकी बच्चे का जो है कौशल विकसित हो, ठीक है, रैदर दैन उसको नॉलेज ही नहीं देनी है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ही नहीं देनी है, बल्कि उसकी स्किल्स डेवलपमेंट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस रेदर दैन रोट लर्निंग। वही रट्टा मारने वाली अधिगम नहीं होना चाहिए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अभी आना चाहिए। मतलब जो भी उसके पास नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है उसको इतना कैपेबल बनाओ, इतना सक्षम बनाओ कि वो उस चीज़ को रियल वर्ल्ड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रियल लाइफ सिचुएशन, चाहे वो रियल क्लासरूम्स हैं, वहाँ पे वो अप्लाई कर सके उस नॉलेज को। क्लासरूम इंप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो विजडम, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी क्लासरूम के अंदर। तो विजडम वही आ गया, केस स्टडीज, एथिकल डायलेमास एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देना है आपको, ठीक है। विजडम क्या होता है, वही आप जो है वो अपनी एक्सपीरियंसेस और नॉलेज का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देना है, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, एनालिटिकल, ठीक है, एनालिसिस, स्टेम की फुल फॉर्म आपको पता है, साइंस, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक इन एजुकेशन, इस एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। क्रिएटिव आ गया, ठीक है, आर्ट्स लिटरेचर हो गया जैसे। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वही आ गया, वोकेशनल स्किल्स, प्रैक्टिकल मतलब यहाँ पे बच्चा अप्लाई करने का मौका मिले उसको। तो वोकेशनल स्किल्स क्या होती हैं, याद रखना, देखो एक होती है आपकी प्रोफेशनल स्किल्स, याद रखो थोड़ा सा, एक प्रोफेशनल स्किल्स होती है आपको, एक होती है आपकी वोकेशनल स्किल्स। तो याद रखना थोड़ा सा, प्रोफेशनल स्किल्स में क्या होता है ना कि इसमें आपको डिग्री रिक्वायर्ड होती है, ये याद रखो थोड़ा सा, ठीक है। होता इसमें भी है लेकिन इसमें डिग्री ना भी हो तो चलेगा। जैसे आपको अगर प्लम्बर कुछ भी अगर बर्तन बनाना है, ठीक है, मिट्टी से जो पॉटर होता है, अगर पॉटर बनना है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। डिग्री ना हो तो चलेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा कि बताओ मेरे को डिग्री बताओ पॉटर बनने की, ठीक है। लेकिन अगर आपको टीचर बनना है तो टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, हम बोलते हैं ना टीचिंग एज अ प्रोफेशन। तो टीचिंग में आपको क्या चाहिए, B.Ed चाहिए, M.Ed चाहिए, C.TET क्वालिफाइड चाहिए, ठीक है, TET चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं डिग्री, है ना, अगर आपको टीचर बनना है। तो प्रोफेशनल में क्या होता है कि आपको यहाँ पे डिग्री रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती उतनी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्रिएटिविटी, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करो क्लासरूम के अंदर, जिससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ क्या होता है कि एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाओ, ठीक है। एंड इनोवेशन चैलेंजेस, ठीक है। असेसमेंट चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका अडाप्टेबिलिटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे आपको पता ही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा फोकस हमारा ग्रेड्स पे होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं असेसमेंट चैलेंज हमें देखने को मिलता है। मूव बियॉन्ड रोट मेमोराइजेशन टू एप्लीकेशन बेस्ड एंड ओपन एंडेड असेसमेंट। इन्होंने बोला कि आप ना अगर WICS मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि ये जो आप रट्टा चीज़ों को मेमोराइज करते हो, कि रटा देते हो, ठीक है, और सीधा पास फेल से डिसाइड कर देते हो, ये नहीं होना चाहिए। आपको इससे मूव करना है और कहाँ पे जाना है आपको, एप्लीकेशन बेस्ड और ओपन एंडेड असेसमेंट होनी चाहिए आपकी। मतलब आपके जो रिजिड वो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बच्चे को असेस करो, उसका आंकलन करो, लेकिन एप्लीकेशन के आधार पर कि बच्चा अपनी नॉलेज को कितने अच्छे से अप्लाई कर पाता है। ओपन एंडेड असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे को मौका दो कि अपना पर्सपेक्टिव आप बता पाए, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियोज़ का यूज़ करो। पोर्टफोलियोज़ क्या होते हैं, पोर्टफोलियोज़ होते हैं पर्सनल रिकॉर्ड अचीवमेंट के आपके, कि आपने ज़िंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके, आपने कितने डिग्रीज करी हैं, आपने यहाँ पे क्या करा, इंटर्नशिप्स वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देना है आपको, ठीक है। पीर एंड सेल्फ इवैल्यूएशन भी होनी चाहिए। देखो पीर मतलब जो आपके सहपाठी हैं, जैसे आपके क्लासमेट्स हो गए, ठीक है, उनका फीडबैक लो, ठीक है। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, यानी सवे का मूल्यांकन करना, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद को झांकना कि मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है। टू डेवलप विजडम एंड क्रिएटिविटी, अगर आपको ये चीज़ें डेवलप करनी है तो ये सारी चीज़ें आपकी असेसमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि वहाँ पे वही नहीं है कि आपने जैसे रट लिया, ठीक है, और लिख के आ गए तो हमने डिसाइड कर लिया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आपको बहुत नॉलेज है। नहीं, हम नॉलेज यहाँ पे नहीं डिसाइड करेंगे। WICS मॉडल कहते हैं कि आप जो है असेसमेंट करोगे, पोर्टफोलियोज का यूज़ करो, रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट देखो कि बच्चा अपनी नॉलेज को कितने अच्छे से अप्लाई कर पाता है, ठीक है। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग एंड रोल की अगर हम बात करें तो टीचर शुड बी ट्रेंड इन स्टोरी टेलिंग, ठीक है, रोल प्लेइंग एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट में इतने बच्चे, फॉर एग्जांपल आपके 30 बच्चे हैं, तो सबको आपको क्या करना है, यहाँ पे टीचर एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले करेगा, आपको पता है, एज ए एडुकेटर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे प्रोजेक्ट पे खुद काम करेंगे।
तो अब इतने बच्चों को अगर आपको क्या करना है, एकदम फैसिलिटेट करना है, गाइड की तरह काम करना है, तो इतने बच्चों को गाइड करने के लिए आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। सो वही आ गया कि टीचर जो है वो ट्रेंड होने चाहिए स्टोरी टेलिंग में, रोल प्लेइंग में और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में। मेंटरशिप प्रोग्राम्स टू डेवलप स्टूडेंट्स विजडम एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, अगर आपको डेवलप करनी है तो बच्चों को मेंटरिंग करो उनकी, ठीक है, प्रॉपर। कहीं पे अगर गलतियां कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे रेक्टिफाई करवाओ, ठीक है, उनको फीडबैक दो। फोकस ऑन स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड अडेप्टिव टीचिंग मेथड्स, वही आ गया कि आपको स्टूडेंट सेंटर लर्निंग जो है उस पर ज़्यादा बढ़ावा देना है कि बच्चा बाल केंद्रित अधिगम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करो, यह भी ऊपर भी बात करी थी, ठीक है। AI बेस्ड अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट डाइवर्स इंटेलिजेंस टाइप्स, मतलब जो हमने पढ़ी थी प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, ठीक है, एनालिटिकल, तो अगर इनको आपको सपोर्ट करना है तो AI बेस्ड अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करो, इनका यूज़ करो टीचिंग लर्निंग के अंदर। वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, सिमुलेशंस का यूज़ करो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग्स में। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट कोलैबोरेटिव एंड क्रिएटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे हमारे Gmeet हो गया, तो वहाँ पे भी आप कोलैबोरेशन जो है वो कर सकते हो, मिलकर डिस्कशन कर सकते हो, तो इनका भी यूज़ करना है। चैलेंजेस क्या है इम्प्लीमेंटेशन में, अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन सिस्टम रिजिड है हमारा, हमने अभी बात करी थी कि आजकल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उससे ज़्यादा फोकस तो यही जाता है कि आपको बस मार्क्स पे फोकस करना है, पास फेल अच्छी परसेंटेज लेके आओ, ठीक है, रादर देन होलिस्टिक डेवलपमेंट। हम लिखते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, फिजिकल, ठीक है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो सामाजिक है, लेकिन क्या हम सच में कर पाते हैं? हम तो सीधा फोकस करते हैं कोग्निटिव, बस बच्चे को नॉलेज दो, बाकी प्रैक्टिकल स्किल्स पे इतना फोकस नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो वही आ गया, ये चैलेंज आ जाएगा कि जब भी हम अडाप्टेबिलिटी करते हैं तो वहाँ पे एक चैलेंज आता है कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम रिजिड है, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं मार्क्स पे रादर देन होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। टीचर ट्रेनिंग गैप देखने को मिलता है कि जो टीचर हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है, ठीक है, कि प्रॉपर उनको मेथड्स की नॉलेज नहीं है कि कैसे इस चीज़ को, कौन से टॉपिक में कौन सा मेथड सूटेबल होगा, ठीक है। इन अडॉप्टिंग इंटरेक्टिव एंड क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करने में भी उनको ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स आ गया कि रिसोर्स ही नहीं है, ठीक है, रूरल और गवर्नमेंट स्कूल्स में इतने ज़्यादा रिसोर्स नहीं होते हैं कि आप ये सारी स्किल्स डेवलप कर पाओ उनके अंदर, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ है अभी गवर्नमेंट स्कूल्स के पास या रूरल स्कूल्स के पास, ठीक है। रिकमेंडेशंस फॉर अडॉप्टेशन की अगर हम बात करें तो करिकुलम को रिवाइज करो, ठीक है, और उसमें एथिक्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसी चीज़ें को ऐड करो। इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग को प्रमोट करो, ठीक है, और साइंस, आर्ट्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एक साथ कंबाइन करके पढ़ाओ बच्चों को, जिसमें बच्चों के साथ साइंटिफिक स्किल्स डेवलप होंगी, ठीक है, क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी और वोकेशनल यानी पर्टिकुलर फील्ड के लिए भी बच्चे तैयार होंगे। टीचर्स को ट्रेनिंग दो, ठीक है, WICS प्रिंसिपल्स की एक्चुअल में होता क्या है, इनोवेटिव पैडागोगी स्ट्रेटजीज जो होती हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स, हर एक चीज़ के बारे में। इनकरेज फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड, कि जो भी आपके असेसमेंट मेथड है ना वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, वो वही नहीं होने चाहिए कि बस क्वेश्चन पेपर दे दिया, आंसर लिखो और पास फेल से डिसाइड, नहीं, आपको फ्लेक्सिबल मतलब इसमें आपका पोर्टफोलियोस आ सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड के आधार पर उनको असेस करो, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के आधार पर कि कितने अच्छे से वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। ये देखो लिखा है यहाँ पे, फोकस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसकी, ठीक है, तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें सो हमारा WICS मॉडल अलाइन विद NEP 2020 सेवरल चैलेंजेस भी यहाँ पे फेस करने को देखने को मिलते हैं, ठीक है, और लिमिटेशंस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन विद इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें हम। जैसे हमारा रिजिड एग्जामिनेशन सिस्टम है, वही कि हम फोकस किस पे कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो आपको आते हैं कि 12 मार्क्स के इतने क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के इतने, आप भी उसी हिसाब से पढ़ते हो, ठीक है। प्रायोरिटाइज रट्टा मारने को यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ओवर क्रिएटिविटी एंड विजडम। हम ये ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे को क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, बच्चे के अंदर विजडम डेवलप करना है कि बच्चे को इतना कैपेबल बनाना है कि बच्चा वहाँ पे अप्लाई कर सके, जजमेंट्स दे सके, डिसीजंस ले सके। ये तो हम सोचते ही नहीं, हम सीधा सोचते हैं कि बच्चे को बस अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, उसको पहले ही फोबिया दे देते हैं कि अच्छे से पढ़ो, मार्क्स अच्छे लेके आना, ठीक है। WICS मॉडल रिक्वायर एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट विच इज़ डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट इनटू द करंट सिस्टम है। तो एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट जो है रिक्वायर होती है इसके लिए कि बच्चा कितने अच्छे से अप्लाई कर पाता है। जैसे अगर उसकी क्रिएटिव स्किल डेवलप करनी है, चेक करनी है, मेरे को असेस करनी है, आंकलन करना है, उसका पता करना है कि कितनी उसके अंदर क्रिएटिव स्किल डेवलप हुई, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वैसे ही मेरे को उसको कुछ वर्क देना पड़ेगा जिसमें उसको क्रिएटिविटी दिखानी पड़े। लेकिन ये इंटीग्रेट करना यानी इस चीज़ को अपने करंट एग्जामिनेशन सिस्टम में या असेसमेंट मेथड में ऐड करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो दिस इज़ अ लिमिटेशन। उसके बाद लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, हमारे पास ट्रेंड टीचर ही नहीं है, ठीक है।
हमारे जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं, ठीक है, वो ट्रेडिशनल पैडागोगिस की नॉलेज है, उनको बस वही लेक्चर मेथड, ठीक है, वही नोट्स टेकिंग, बच्चों को पढ़ाना है और नोट्स उतारो और रटो और एग्ज़ाम दो, तो वही आ गया। कहीं ना कहीं ज़्यादातर बढ़ावा देते हैं हम किसको, कंटेंट डिलीवरी पे, रादर दैन फोस्टिंग विजडम एंड क्रिएटिविटी। इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, सीधा कंटेंट डिलीवर करा, बच्चों को बोला कल ये पढ़ के आना और फिर आपके फाइनल एग्ज़ाम। और WICS मॉडल इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग भी चाहिए आपको, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एथिकल रीजनिंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। तो अगर आपको इसका इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अगर करवानी है तो टीचर को भी ट्रेंड होना पड़ेगा, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे मैं बच्चों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड। अगर टीचर को नॉलेज नहीं है तो फिर वही करेगा, वो रटाएगा बच्चों को, है ना। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन आ गया कि ये एक मॉडल जो है थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स मॉडल है, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स वही आगे कि रिसोर्स जो है वो हमारे पास नहीं है। तो रूरल स्कूल्स, अंडर फंडेड स्कूल्स में लैक द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी गैप्स हैं, ठीक है, जो कि इसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। AI ड्रिवन लर्निंग एंड मॉडर्न हमारे मेथड्स जो भी हैं, असेसमेंट मेथड्स, इनका हम सही से इस सिस्टम के अंदर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है। लार्ज क्लास साइज होता है तो अब इतना जो फॉर एग्जांपल 200 बच्चे हैं तो वहाँ पे कैसे आप जो है वो पर्सनल हर एक बच्चे का क्रिएटिविटी डेवलप करोगे, ठीक है, कैसे हर बच्चे का जो है वो आप इंटेलिजेंस चेक कर पाओगे। तो आप तो सीधा वही कॉमन एग्जामिनेशन सिस्टम ही कंडक्ट करोगे वहाँ पे, है ना। सो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हाई स्टूडेंट टीचर रेशियो देखने को मिलती है हमें, और डिफ़िकल्ट बना देता है इसको टू पर्सनलाइज लर्निंग। पर्सनलाइज लर्निंग मतलब व्यक्तिगत अधिगम, कि हर बच्चे की नीड के हिसाब से हम वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे सकें, तो ये पॉसिबल नहीं है इतने बच्चों को एक साथ देना और उनके अंदर इंडिविजुअल क्रिएटिविटी डेवलप कर पाएँ। अब 200 बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो टीचर किस किस की क्रिएटिविटी चेक करेगा, ये किस किस की देखेगा, असेसमेंट करेगा कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी आई है ना, तो ये उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। WICS मॉडल थ्राइव्स इन स्मॉल ग्रुप सेटिंग, मतलब ये सूटेबल वही है जहाँ पे हमारे पास ग्रुप जो है वो छोटा है, वर इंडिविजुअल मेंटरिंग इज़ पॉसिबल, वहाँ पे पॉसिबल है ये मेथड, ये मॉडल, जहाँ पे हम इंडिविजुअल बच्चे को क्या कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं, वहीं पे पॉसिबल है इसका इम्प्लीमेंटेशन। अदरवाइज लार्ज क्लास साइज में ये इम्प्लीमेंटेशन इसका पॉसिबल नहीं है, तो ये भी इसका लिमिटेशन आ जाएगा। कल्चरल एंड सोसाइटल बैरियर्स भी होती हैं कुछ, ठीक है। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस आपको पता है क्या होती हैं कि बस ग्रेड्स लेके आओ, जॉब लो, ठीक है, रादर देन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इन पे चीज़ों को बिलीव नहीं करते घर वाले। अगर कोई बच्चा आर्ट में अच्छा कर रहा है तो घर वाले तो बोलेंगे ये क्या बना रहा है, ठीक है, पढ़ अच्छे से और नंबर लेके आओ, जॉब ले, है ना। तो इन चीज़ों पे बिलीव मतलब थोड़ा होता है कि पेरेंटली एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपकी अपेक्षा जो है आपकी वो यही होती है कि ग्रेड्स लेके आओ, जॉब लो। रिजिड सब्जेक्ट डिवीजन डिस्करेज इंटरडिसिप्लिनरी। अब आपको पता है मैथ है तो वहाँ पे फार्मूले हैं, रटो, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी का मौका नहीं मिलता कि आप एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ा पाओ, ठीक है। विच इज़ की टू द WICS मॉडल का यही है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को प्रमोट करो, लेकिन यहाँ पे कर ही नहीं पा रहे हम। उसके बाद रेजिस्टेंस टू करिकुलम चेंज। अब करिकुलम आपने देखा होगा कितने सालों बाद चेंज होता है, रिवाइज होता है, ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत है। अगर आपको इस मॉडल को अगर जैसे विजडम क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग को इंटीग्रेट करना है तो करिकुलम को रिफॉर्म यानी उसमें आपको क्रांति लेके आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जैसे साइंस और मैथ आजकल कैसे पढ़ाते हैं, फैक्चुअल नॉलेज दे देते हैं, ये फार्मूला है, रट लो, पाई आर स्क्वायर करके आ जाओ, सारे क्वेश्चन निकाल के आ जाओ, ठीक है, रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एथिकल कंसीडरेशंस। लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वही है कि बच्चों को ज़्यादातर प्रैक्टिकल करवाया ही नहीं जाता, उनको मौका ही नहीं दिया जाता कि बच्चे अपनी नॉलेज जो भी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। सो WICS मॉडल एम्फसाइज करता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, बट इंडियन सिस्टम में ऐसा है ही नहीं। इंटर्नशिप को उतना ज़्यादा मौका ही नहीं दिया जाता है, ठीक है, केस स्टडीज़ का मौका ही नहीं दिया जाता है, और कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम भी उतने ज़्यादा नहीं होते कि जहाँ पे बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका मिले, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करने का मौका मिले। वोकेशनल एजुकेशन एंड हैंड्स ऑन लर्निंग आर नॉट फुली इंटीग्रेटेड इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। अब देखो वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, कि आप बच्चे को उसी इंस्टीट्यूट के अंदर वोकेशनल स्किल्स भी डेवलप करो, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, साइंस पढ़ाते हैं या सीधा बॉटनी बस रटाओ, ठीक है। हैंड्स ऑन लर्निंग का तो मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लगता है कि अगर हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाएंगे या हैंड्स ऑन लर्निंग करवाएंगे तो हमारे पास टाइम नहीं होगा, ठीक है, टाइम की शॉर्टेज है कि विद इन द पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से एक एक टॉपिक को भी 5-5-6 दिन लग जाते हैं ना। असेसमेंट चैलेंज आ जाएगा कि चैलेंज है, यस। करंट ग्रेडिंग सिस्टम
आर नॉट डिज़ाइन टू इवेल्यूएट क्रिएटिविटी, विजडम, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो जो हमारा करंट असेसमेंट टेक्निक्स हैं, यानी जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो आपके एग्जाम होते हैं, इससे हम बच्चे का क्रिएटिविटी, विजडम और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्या नहीं कर सकते, इवेल्यूएट नहीं कर सकते। तो ये भी एक चैलेंज आ गया, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट, प्रोजेक्ट इवेल्यूएशंस, इसके लिए आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो लेकर आना पड़ेगा, जो कि बहुत एक डिफ़िकल्ट है। सो ये इसकी कुछ आ जाएंगी क्या लिमिटेशंस, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। एक सिंपल सा टॉपिक है हमारा ये, ठीक है, और इसको कर लो अच्छे से, ठीक है। वैसे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, अगर आप इसका 50% भी लिख के आते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ अगर आपको ये 12 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपके कोई नहीं काटेगा, ठीक है। मिनिमम आपको 10 लेके आओगे। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सिंपल टॉपिक था, वैसे है थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितना सिंपल हो सकता था यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस करा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।